35। एथिक्स, प्रोफेशनल बिहेवियर में हमने 3 बातें पढ़ी थी। एक ये पढ़ा था कि आपने लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, और एक हमने ये पढ़ा था कि हमने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कंसिस्टेंट रखना है अपने बिहेवियर को, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि ऐसा काम नहीं करना जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच जाए। अच्छा जी, बैठ जाए। अब सवाल ये है, पेज 469, अब सवाल ये है कि हम अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारी ख्वाहिश भी है कि हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करें, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉलो करने में हमें क्या खतरे हैं, यानी क्या चीज़ें हैं जो हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से रोक सकती हैं। तो क्या खतरे लाहक हैं कि जब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे। चलें जी, शुरू करें। Compliance with fundamental principles may be threatened by broad range of situations. फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो करने में खतरे लाहक हो जाते हैं बाय ब्रॉड रेंज ऑफ सिचुएशंस। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जिसमें शायद हमारा दिल चाह रहा होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो करें, लेकिन हम नहीं कर पाते। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी एंड इंटिमिडिएशन। अच्छा, द सीए शेल, बीइंग अ सीए आपको कोशिश करनी है। खतरा बताएं क्या है जब आप फॉलो करना चाह रहे हैं कंप्लाइंस, यू वांट टू फॉलो, वायलेशन नहीं, कंप्लाइंस, यू वांट टू फॉलो, लेकिन क्या खतरा है? आप फॉलो करना चाह रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल को कि मैं न्यूट्रल रहूं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस हो, लेकिन खतरा क्या है इसमें, अब बताएं। आइडेंटिफाई द थ्रेट्स टू कंप्लाइंस। थ्रेट्स आइडेंटिफाई करें कंप्लाई करने के। मैं कंप्लाई करना चाह रहा हूं, मैं मानना चाह रहा हूं बात, लेकिन फिर भी मैं फॉलो नहीं कर पा रहा। इस थ्रेट को पहले आइडेंटिफाई करें कि खतरा है भी या नहीं। इवेल्युएट, फिर इसके बाद इवेल्युएट करें वेदर सच अ थ्रेट इज एट एन एक्सेप्टेबल लेवल। ये जो खतरा है बल्कि थोड़ा बहुत है या ज्यादा खतरा है। मिसाल के तौर पे कोरोना के वार्ड के अंदर आपका कोई मरीज है, अब सबसे पहले आप खतरा आइडेंटिफाई करें। खतरा ये है कि आप उसे मिलेंगे वो आपको भी हो जाएगा। फिर आप उस आइडेंटिफाई करें कि इस थ्रेट का लेवल क्या है, यानी वो किस स्टेज के ऊपर है बंदा कि उससे मिलूं तो बाएं दाएं बाएं और भी मरीज होंगे या वो अकेला ही है। ये सारा लेवल ऑफ थ्रेट मालूम करें। इवेल्युएट वेदर सच अ थ्रेट इज एट एन एक्सेप्टेबल लेवल, ये एक्सेप्टेबल लेवल पे है, एंड इफ नॉट, और अगर एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं है फिर आप एड्रेस करें थ्रेट को, खतरे को खत्म करें। फिर आप खतरे को खत्म करें बाय एलिमिनेटिंग देम, खतरे को बिल्कुल खत्म कर दें और रिड्यूस देम टू एन एक्सेप्टेबल लेवल या एक्सेप्टेबल लेवल तक ले आए। ओके, यू आर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। आप CA is calculating profit. If profit is greater than 100 million, he will get bonus. अच्छा जी, अब आइडेंटिफाई करें थ्रेट। थ्रेट क्या है, खतरा क्या है? खतरा यह है कि आपको अपनी जात के लिए बोनस चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि आप अगर न्यूट्रल होके चलें तो जनरल एंट्रीज ऐसी बन रही हैं कि प्रॉफिट सिर्फ 95 मिलियन आ रहा है। तो आप चाह रहे हैं कि मैं कंप्लाई करूं, लेकिन खतरा यह है कि आपके दिल में आ रहा है कि मुझे बोनस मिल ही जाए। ये एक बहुत बड़ा खतरा आ गया।
इवेल्युएट सच अ थ्रेट इट इज एन एक्सेप्टेबल लेवल, बताएं ये एक्सेप्टेबल लेवल तक है या नहीं। मतलब ये कि ये खतरा इतना ज्यादा है, हाँ बिल्कुल खतरा बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब आपको बोनस की इतनी ज्यादा जरूरत है, घर के अंदर खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, तो खतरा इतना ज्यादा है कि आपके दिल चाहेगा कि बस मैं कर ही जाऊं किसी तरह और गलत एंट्रीज करके प्रॉफिट को क्रॉस करवा दूं। आगे आ जाए, आगे आ जाए, थर्ड लास्ट रो में आ जाए, थर्ड लास्ट रो में आ जाए। लेकिन इस तरह अगर करना होता तो टाइम पे आया करना, जगह ढूंढनी होती है अच्छी। और अगर खतरा एड्रेस ना हो सके देन एड्रेस द थ्रेट, और अगर ये खतरा कम ना हो सके देन एड्रेस द थ्रेट बाय एलिमिनेटिंग देम, एलिमिनेटिंग खतरा, और रिड्यूसिंग देम टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। मिसाल के तौर पे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कहें यार ये प्रॉफिट मैं नहीं कैलकुलेट करा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने कोई ना कोई गड़बड़ कर देनी है, सर प्रॉफिट किसी और से कैलकुलेट करवा लें, एक बार चेक भी करवा लीजिएगा इंटरनल ऑडिटर से, मेरे बस का बात नहीं है, ये मेरे से कुछ हो जाना फिर। तो इसको रिड्यूस कर दें एक्सेप्टेबल लेवल तक, रिड्यूस कर दें एक्सेप्टेबल लेवल। इस हमारी मिसाल में रिक्वेस्ट डायरेक्टर दैट इंटरनल ऑडिटर मे चेक माय वर्क, उसे कहें कि मेरा काम जरा चेक करे क्योंकि मुझे खतरा लग रहा है कि मैंने कोई गड़बड़ कर देनी है। जैसे आप कोई चीज पका रहे होते हैं तो वालदा को बड़ा बरमला कह देते हैं कि आप जरा साथ साथ देखती रहिएगा क्योंकि खतरा बहुत ज्यादा है, मैं ये पहली दफा बना रहा हूं। ये ऊपर वाली भी दो लाइनें नोट कर ली, चले मेहरबानी। इंटरनल ऑडिटर तो डेट इंटरनल ऑडिटर, ओके चलें जी आगे बढ़ें। इफ आइडेंटिफाइड थ्रेट इज सिग्निफिकेंट, अगर खतरा बहुत ज्यादा है, सीए मस्ट इंप्लीमेंट सेफ गार्ड, मेंबर से मुराद होता है जिसने सीए कर लिया हुआ है, सीए मस्ट इंप्लीमेंट सेफ गार्ड्स, चल रहे शो नहीं करा, सीए मस्ट इंप्लीमेंट सेफ गार्ड्स टू एलिमिनेट और रिड्यूस द थ्रेट। सेफ गार्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये सेफ गार्ड है। द अकाउंटेंट शेल डू सो, आप ऐसा करेंगे बाय एलिमिनेटिंग द सर्कमस्टांसेस दैट आर क्रिएटिंग द थ्रेट, प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड बाय अदर्स। एलिमिनेट ही कर दें फिर ऐसे काम, उसे कहें ये प्रॉफिट जरा किसी और से कैलकुलेट करवा लें, खतरा लग रहा है कि मैं शायद सही कैलकुलेट ना कर सकूं, या सेफ गार्ड्स लगा लें। अगर एलिमिनेट नहीं करना चाह रहे सेफ गार्ड्स लगा लें। सेफ गार्ड्स में क्या है, इंटरनल ऑडिटर चेक कर लें, सेफ गार्ड्स लगा लें। डिक्लाइनिंग द प्रोफेशनल एक्टिविटी, डिक्लाइन कर दें सीधा सीधा, मैं नहीं कर रहा ये काम, मुझे बड़ा खतरा है, मेरे से कोई और काम ले लें, बजट बनवा लें और कर लें, मेरे से जो है वो अगले साल प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स बनवा लीजिएगा, लेकिन ये जो प्रॉफिट एंड पे निकलने लगा है ये मुझे बहुत खतरा लग रहा है। A circumstance might create more than one threat, कई दफा एक ही सिचुएशन एक से ज्यादा थ्रेट क्रिएट करी होती है। अब ये थ्रेट्स नीचे पढ़ेंगे तो पता चलेगा एक से ज्यादा थ्रेट कैसे होते हैं। थ्रेट माइट अफेक्ट कंप्लायंस विद मोर देन वन, और कई दफा एक ही थ्रेट से एक से ज्यादा फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट हो रहे होते हैं। दो बातें कर रहे हैं, कोई एक सिचुएशन एक से ज्यादा खतरे क्रिएट कर देती है, और कोई एक खतरा a situation might create more than one threat, or a threat might affect more than
वन फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो एक सिचुएशन एक से ज्यादा थ्रेट क्रिएट कर देती है और कभी कभी एक थ्रेट मल्टीपल फंडामेंटल प्रिंसिपल को क्या कर रहा होता है, वायलेट कर रहा होता है। चलें बहरहाल अब इसको पढ़ के आइएगा, कल देखेंगे। कल से शुरू करते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। निकालें जी। कौन सा पेज था वो जो सवाल हम कर रहे थे? पेज नंबर 215। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। पेज 215, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। On 1 January 2019, balance of DTL is 50 and on 31/12/19 closing balance of DTL is 200। जी बताएं भाई, ओपनिंग बैलेंस कितना है और क्लोजिंग? टैक्स रेट पिछले साल कितना था? पिछले साल की बेस पे ये 50 निकला था ना, 25%। और इस साल कितना है? 20। जी 2019 के अंदर टैक्स रेट क्या है और 2018 के अंदर 25%। आप बता दें ये जो 50 वाली फिगर है किस रेट की बेस पे निकली होगी? इसको कल हमने सर्कल लगाना था। ये किस बेस पे निकली होगी? 25%। और ये फिगर किस बेस पे निकली होगी? 22%। प्रिपेयर टी अकाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स, ऑल्सो प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द नोट। नोट बनाने आपने। ओके, अब मुझे ये बताएं कि जब मैं 2019 की करंट टैक्स की कैलकुलेशन करूंगा तो करंट टैक्स का रेट कौन सा यूज करूंगा? 22%। और जब मैं 2019 की नोट बनाऊंगा रीकॉन, तो रीकॉन में पीबीटी पे भी कौन सा रेट लगाऊंगा? 22%, क्योंकि 2019 में रेट कौन सा है? आप बोलें 22 की रिकॉन्सिलिएशन का रेट है 22, 19 की रिकॉन्सिलिएशन का रेट है 22%, 19 की रिकॉन्सिलिएशन का रेट है 22%। और मैं 19 के सवाल कर रहा हूं। 19 की रिकॉन्सिलेशन का रेट है 22%। जब 19 की रिकॉन का रेट है 22%, तो मुझे सारी फिगर्स किस पे चाहिए? 22% पे। इनमें से कौन सी फिगर 22% पे नहीं है? 50 मिलियन की फिगर या 50 रुपए की फिगर 22% पे, ये किस पे पड़ी हुई है? 25। अब अगर इधर मैं 3 लिखूं तो ये तो 28% पे चली जाएगी। मुझे ये 25 किस पे चाहिए? अब 25 को अगर 22 पे लाना है तो यहां क्या लिखूं? 3, ताकि ये किस पे आ जाए? क्योंकि 25 से लिखेंगे इधर, 3 लिखेंगे इधर, 25 और 3 को काटेंगे, ये भी किस पे आ जाएगा? और लॉजिक ये बताई थी कि सोचा था पिछले साल कि 25% पे टैक्स देने होंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया अब टैक्स किस पे दें? इस वजह से चेंज इन एस्टीमेट हुआ है ना। तो चेंज इन एस्टीमेट का इंपैक्ट निकालें। पिछले साल के एंड पे सोचा क्या था कि डेफर करके टैक्स कितने देंगे? 25%। लेकिन अब डेफर करके कितने % टैक्स देने सिर्फ? क्योंकि गवर्नमेंट ने रेट बदल दिए। क्लियर? तो वजह ये थी, वजह ये थी। और आपको मजे की बात बताऊं, इंटरेस्टिंग, आप लोगों को 1000 दफा ये बताई हुई है बात कि पिछले साल जो डेफर करके टैक्स देने थे वो इस साल की करंट टैक्स की वर्किंग में आके उस पर रेट लगता है। ये नहीं हम कहते थे पिछले साल खड़े होकर अगले साल की करंट टैक्स की वर्किंग में काउंटिंग प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये बात 1000 दफा आपको बताई हुई है। ठीक है, तो ये तो वैसे ही बीच में लॉजिक की बात कर रहा हूं, ये कोई बात समझना या याद रखना इतनी जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो सोता हो ना पिछले साल डेफर करके टैक्स देंगे, वो फिर करंट टैक्स की वर्किंग में आके अकाउंटिंग डेफिनेशन जब उलटती है
और टैक्सेशन माइनस होती है, तो फिर अकाउंटिंग टैक्स उलटने की वजह से करंट टैक्स में ही आके टैक्स ज्यादा देते हैं ना, क्योंकि डेफर्ड टैक्स पे नहीं होता कभी। डेफर्ड टैक्स अकाउंट में कभी आपको कैश जिंदगी में नहीं नजर आएगा। पे हमेशा क्या होता है? करंट टैक्स। डेफर्ड टैक्स किसी को पे नहीं होता। डेफर्ड टैक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, इट इज एन अकाउंटिंग मेजर, इट इज एन अकाउंटिंग मेजर। तो एक सादा सी बात याद रखें, ये कॉन्सेप्चुअल बात है लेकिन कोई याद रखनी थी जरूरी भी नहीं। पिछले साल क्या सोचा था, डेफर करके कितने टैक्स देंगे? 20, मे भी अकाउंटिंग डेफिनेशन वजह बनी हो। तो अब फ्यूचर में जब आ गए तो फ्यूचर में अकाउंटिंग डेफिनेशन उल्टा के जब टैक्स डेफिनेशन माइनस करेंगे तो इस साल अब रेट कितना लग जाएगा? 22। तो सोचा क्या था क्या रेट लगेगा, लेकिन अब लग क्या रहा है? इसको कहते हैं चेंज इन एस्टिमेट। तो चेंज इन एस्टिमेट को कैटर करें। बताएं जी, रिकॉन किस रेट पे बननी है? 22 पे। रिकॉन किस रेट पे बननी है? 22 पे। और ओपनिंग किस पे पड़ा हुआ है अनलकीली, और क्लोजिंग तो छेड़े किसको? 25% को छेड़े। इसको 25 को किस पे ले आए ताकि सारी चीजें मैच कर जाएं? कोई तरीका बताएं। यहां लिखें आप DTE, 50 किस पे पड़ा हुआ है? तो मुझे कितना दे दो? 3। तो जब 25 और 3, फिर ये और ये फिगर कैंसिल होगी तो ऑटोमेटिकली 22 पे आ जाएगा जी। 6। ये 6 कल कितने लोगों ने निकाल लिया था जब लाइट गई हुई थी? ओके। बाकी सब कुछ बैलेंसिंग निकालें, वो जो पुराना बैलेंसिंग निकलता था वो जरा निकालें, कितना आ रहा है? 156। वो इधर आ रहा है मेरे ख्याल से 156। अब हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू हो गई। उसने कहा है कि अब आप हमें क्या बना के दो? नोट बना के दो। अभी तक हमने क्या बना लिया है? टी काउंट। अब आप मुझे ये बताएं, आप इसको कैसे समझ रहे हैं? आप इसको खर्चा समझ रहे हैं या खर्चा उलट रहे समझ रहे हैं? ओवरऑल मैं अब जब नोट बनाना शुरू करूंगा तो नोट के अंदर 7.1 और 7.2, मैंने आपसे ज्यादा डेटा मांगा ही नहीं। मैंने आपको कहा था हम सिर्फ नए कॉन्सेप्ट की रिवीजन कर रहे हैं। आपके जहन में क्या आ रहा है? डीटी किस तरह शो करें? कोई सजेशन दें। डीटी डेबिट, डीटीएल क्रेडिट। तो ये क्या है? खर्चा। और उधर एक और एंट्री है डीटीएल डेबिट, डीटी। आप क्या पसंद करना चाहेंगे? दोनों को कैंसिल करके शो करना चाहेंगे, प्लस माइनस करना शो करना चाहेंगे? जैसे आपने करना है वैसे कर दें, मुझे कोई मसला नहीं। जी बताएं। दोनों को नेट करना है? चलें ठीक है, नेट करके देख लेते हैं। इधर क्या बचा? मतलब एरर ना हो, मैं ये चाह रहा हूं पेपर में एरर ना हो। इस तरह पसंद है, इस तरह कर लें। आप बता दें ये खर्चा बचा या खर्चा उलट रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह पेपर में अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह चेक जरूर कर लीजिएगा एक दफा कि काट के क्या बन रहा है। काट के बताएं बैलेंस किस साइड पे बच रहा है? इधर बच रहा है। एंट्री क्या बनी? डीटी डेबिट, डीटीएल। तो मेरे ख्याल से इसको इस तरह भी डायरेक्ट लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप पेपर में ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन शो करना चाहते हैं तो खर्चा और खर्चा उल्टा, तो नेट कितना रह गया? लेकिन एक काट के जरूर चेक कर लीजिएगा। ये काटना नहीं है पेपर में, काटने पे तो वो नंबर काटेगा, काटने की इजाजत नहीं है। ओके, अब वट एवर द फिगर इज, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट सब्र करें। अब रिकॉन में क्या आएगा? पीबीटी आएगा, उसके बाद क्या आएगा? टैक्स रेट आएगा, उसके बाद क्या आएगा? टैक्स आएगा। उसके बाद एक नई चीज आएगी पीबीटी में जो मैंने कल की क्लास में डलवाई थी। असल में ये करंट टैक्स के प्रॉफिट पे रेट लगाए, पिछले साल की एडजस्टमेंट का इस रिकॉन को इल्हाम नहीं हुआ। तो एक नई चीज बताएं क्या डाला करेंगे? रेड मार्कर वाली मैंने बताया था, ब्लू मार्कर वाली? रेड मार्कर वाली। बताएं खर्चा है 6 रुपए या सुन लें कॉल, हाइट ऑफ एनीथिंग। ये क्या है? किस तरह क्लासें हो रही हैं? खर्चा है या खर्चा उलट रहे? कितने से उलट रहे? 6 से। तो 6 से क्या एंट्री करें? इफेक्ट ऑफ चेंज इन जर्नल टैक्स रेट। ये करें जरा, फिर अगला सवाल मैं आपको देता हूं, फिर वो आप देखें आप कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, आप सारे देखें। बहुत 3 काम बताएं। 3 काम मैंने 3 ही हाईलाइट करवाए थे। पहला काम, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन में से जो 22% से डिफरेंट है वो कौन सा है?
भाई 1 मिनट देख लें, 1 मिनट देख लें। ब्रॉड डाउन कैरी डाउन में से 22% से डिफरेंट कौन सा है? ब्रॉड डाउन को 25 है, 25 को किस पे लाना है? 22 पे, क्योंकि हमारे साल का रेट क्या है? 22 पे लाने का क्या तरीका है? 3 माइनस कर दें। अच्छा, इसके बाद नोट में ऊपर वाला 7.2, नीचे वाला 7 ऊपर वाला 7.1, नीचे वाला 7.2। नोट में क्या लेके जाएं? 156 या 150? 150। रिकॉन में सिर्फ क्या लेके जाएं? 6 लेके। ये थी कल की सारी डिस्कशन। अब इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 कर दें, मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूं। ट्राई करें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। हो रहा है? हो गया आपका? माशाल्लाह। नहीं, नोट भी बनाओ ना, नोट भी बनाओ और उसका फॉर्मेट भी बनाओ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 मैं नहीं खोल रहा, मैंने फॉर्मेट खोला हुआ है। जरा देख लीजिएगा, एसेट है या लायबिलिटी है? ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। डीटी कितना निकला बैलेंसिंग? 63। कमाल हो गया, तो समझ आ गया कितने लोगों का 63 निकला है। चलो 70-80% लोगों को तो समझ आ गया। ये क्या आप समझा रहे? कल की क्लास नहीं ली थी? ली थी क्लास। अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। अठारह में रेट क्या है और 19 में 35%। ये जरा साइड पे नोट कर लिया याद रखने के लिए। टी अकाउंट बनाएं। डेफर टैक्स एसेट स्लैश लायबिलिटी स्लैश एसेट।
ऑन एकम जनवरी 19 बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट इज 36 एंड ऑन 31/12/19 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इज, इसमें किसी ने गलती तो नहीं की थी? ओपनिंग एसेट है, क्लोजिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अच्छा आप बता दें 18 में रेट क्या है? 30%। ये किस पे कैलकुलेट हुआ होगा? ये किस पे कैलकुलेट हुआ होगा? 30% पे। और 19 में रेट क्या है? ये किस पे कैलकुलेट हुआ होगा? 35%। ये कर लेने के बाद मुझे बताएं 19 की रिकॉन में कौन सा रेट जाएगा? अब कौन सा 35 से डिफरेंट है, ये या ये 35 से क्या है? डिफरेंट है। आप इसको 35 पे लाने या 28 29 पे लाने हैं? अब 35 पे लाने के लिए मैं इधर तो नहीं कुछ कर सकता, इधर करूंगा तो वो 30, इधर एक भी आया तो वो 29 पे चला जाएगा, दो भी आया तो वो 28 पे चला जाएगा। मेरे ख्याल से आज अब क्या करना पड़ेगा, इसी साइड पे 5, मेरा ख्याल था एसेट रियलाइज होगा 30 पे, लेकिन अब वो रियलाइज किस पे होगा? 35 पे। इस साइड पे कितने लोगों ने शो किया था रेड से? तो इसको आप 35 पे लेके जाएं। DT, ये 36 की फिगर किस पे पड़ी है? 30% पे। 30% पे 36 मिलियन या 36 रुपए की फिगर 30% पे पड़ी है। मुझे कितने परसेंट चाहिए? बैलेंसिंग उसी तरह निकाल लें पुराने तरीके से। जी कितना? 63। अब जब नोट बनेगा 7.1, तो 7.1 के अंदर DT 63 शो करेंगे। 63 माइनस 6, 63 खर्चा है, 63 खर्चा है और 6 खुशी है। डन। वैसे एक अजीब सी बात कर रहा हूं, गलत बात है। कैश अकाउंट में भी खर्चे यहां आते हैं, खुशियां यहां आती हैं, तो इसलिए हमेशा याद कर लें खर्चे बस यहीं आते हैं और खुशियां इधर आती हैं। बार बार सोचना ही ना पड़े आज के बाद के खर्चा है या खुशी है। कैश अकाउंट ध्यान में रखें ना, कैश अकाउंट मतलब ये कभी कभी एसेट होता है कैश अकाउंट, कभी ओवरड्राफ्ट बन जाता है, इसलिए मिलती जुलती बात तकरीबन कर रहा हूं। तो आज के बाद मैं कहता हूं सोचा भी ना करें, ये साइड खर्चे के लिए और ये साइड खुशी के लिए, बात ही खत्म करें। खर्चा खुशी, नेट खर्चा, यहां तो नेट लेके जाया करेंगे, नोट में नेट नहीं लेके जाएंगे। नोट में सिर्फ क्या लेके जाएंगे? 6 इज अ खर्चा या खुशी, इसलिए नोट में आखिर में एक लाइन डाला करेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज इन जनरल टैक्स रेट। कितना? आज नेगेटिव। कितने लोगों ने -6 लिखा था इधर? पूरा नोट तो बन नहीं रहा, लेकिन पता तो होना चाहिए ना। जी कितने लोगों को सही नहीं हो रहा था? अब हो गया, जरा हाथ खड़ा कर दें। क्या गलती हो रही थी? सही नहीं हो रहा था, अब हो गया, मैंने बोला ना। अच्छा कर लें, इसकी रिवीजन कर लेते हैं, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी ब्रॉट डाउन 70 मिलियन और डेफर्ड टैक्स एसेट कैरी डाउन 30 मिलियन। 2000 ब्रॉट डाउन, यकम जनवरी 25 और 31/12/25। अच्छा जी, 24 का टैक्स रेट 27% है और 2025 का टैक्स रेट 28% है। चलें जी जल्दी करें, पी काउंट बनाएं, कर लेंगे, हो जाएगा, करें ट्राई जरा।
24 का रेट 27% है। क्वेश्चन, DTE क्या बैलेंसिंग आया? 102.5, वेल डन। लेकिन वो भी बनाए ना, नोट का फॉर्मेट भी बनाए, नोट में क्या क्या जाना है। हो गया? कोई कर रहा है तो वेट कर लेते हैं। कर रहे कोई हाथ खड़ा करें, करें जल्दी फिर करें। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश ब्रॉड डाउन कितना है? कैरी डाउन ब्रॉड डाउन किस पे पड़ा है? ब्रॉड डाउन किस पे पड़ा है? 20। और कैरी डाउन किस पे पड़ा है? ये ऐसी सिक्के की पेंसिल से लिखना होगा पेपर में, ये सोचना होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, रिकॉन कितने पे बननी है? 25 की। ये टी काउंट असल में हमने किस साल का बनाया है? 25 का। रिकॉन किस पे बननी है? 28 पे। ये किस पे है? ओ, ये किस पे है? अब 27 को किस पे लेके जाना है? इधर अगर लिखेंगे तो ये तो कम हो जाएगा, बोले ना। 27 को 28 पे लेके जाने के लिए एक क्या करें? ऐड करें। उसका तरीका बताएं। ये इफेक्ट ऑफ रेट चेंज 70 पड़ा हुआ है 20, तो मेरे कैलकुलेटर बताओ 1 कितने? 2.59। तो ठीक है बेटर 2.6 जी। 2.6 कितने लोगों का आया था? ओके, अब DTE बैलेंसिंग निकालना है। 102.6। अब ये खर्चा है और ये खुशी है। अब नोट में मजा आएगा जरा। 7.1। अच्छा, खुशी क्यों है? देखें ना, खुशी की वजह हमारी लाइबिलिटीज थी तो कम होते होते हमारे एसेट रह गए, बल्कि लाइबिलिटीज थी उल्टा लाइबिलिटीज भी खत्म हुई और अब एसेट हमारे पास आ गए हैं। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। फील किया आप? अच्छा, ऐसे कभी फील किया आप लोगों ने जैसे मैं फील करा रहा हूं? पिछले सवाल में क्या था? हमारे एसेट थे, उल्टा वो खत्म हुए और बल्कि हमारे कंधों पे क्या चढ़ गई, तो इसलिए क्या आ गया? गम। लेकिन हम तो बैलेंसिंग निकालते होते हैं, हमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हमारी अकल आपको पता है, सादा सादा काम करके गुजारा चल जाता है हमारा। अच्छा, अब कोई बंदा बताए इधर कैसे लिखेंगे? 102 तो 1, इसको इस तरह लिख लेना, -102.6 ये खुशी प्लस माइनस ये 100 कितने लोगों का सही था? -100। और अगर तसल्ली ना हो कभी पेपर में तो दोनों को क्या करें? नेट करके देख लें बैलेंस किस साइड पे बच रहा होगा, इस साइड पे।
मतलब इसको इससे काटे ना तो जवाब 100 बच गया, ताकि तसल्ली ना हो रहा हो तो पता चल जाए कितनी खुशी है। हाँ, प्लस नहीं लिखना ना, असल में ये खुशी है। असल में सीटी खर्चा होता है ना, उसको प्लस लिखते हैं। यही तो सीखना है अब, लेकिन अब रिवीजन ही होनी आगे। 7.2 रिकॉन, इधर क्या डालेंगे? सिर्फ 2.6। सिर्फ क्या 2.6 कैसे डालें? खर्चा खुशी, खर्चा, तो खर्चों को तो बस 2.6 इधर जाना था। ये दोनों फिगर्स कितने लोगों की सही थी? राइट हैंड। अच्छा, अब आज का सवाल निकालें, पेज 212, क्वेश्चन 9। हाँ जी, मतलब dt आएगा, एंट्री करके देख लेना। क्रेडिट साइड वाले को ऐड करना, डेबिट साइड वाले को लेस करना है। हाँ ठीक है। देखें ये अकाउंट है आपके सामने, अब जो मर्जी अकाउंट है, अब एंट्री क्या बनेगी बोलें? ये वाला अकाउंट क्रेडिट, नाम ना बोलें, ये वाला अकाउंट, और खर्चा, तो खर्चा इसको ऐड करना है। इधर आ रहा होगा तो लेस करना। पेज 212। आज थोड़ा सा दिमाग को हाजिर नाजिर रखना, हाजिर जान के जो है वो आपने करना है, क्योंकि आज जो है ये सोचने वाली एडजस्टमेंट्स हैं, इस पे सोचना है। आसान बहुत हैं लेकिन सोचना पड़ेगा। आसान इसलिए कि आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं बचपन में। करंट लाइबिलिटीज में क्रूड एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, अनअर्न्ड रेवेन्यू है, ये सारी चीज़ें आसान बहुत हैं, लेकिन IAS 12 के एतबार से इनको पोस्ट करना, उसके लिए थोड़ा सा अटेंटिव रहना है। प्रॉफिट बताएं जी, 300 मिलियन। अच्छा, करना क्या है सवाल में? पेजेस देख लें पहले। ये जो करंट और डेफर्ड टैक्स निकालना होता है ना, जो नोट का जो 7.1 हिस्सा है, असल में वही है। नोट तो उसने मांगा नहीं, CT DT मांगा है बस। तो इसके लिए 2 लाइनें छोड़ दें, मैं पहले सफ़े से ही शुरू कर दें, क्या टेंशन है? पहले सफ़े पे ऊपर 2-3 लाइनें छोड़ें, वर्किंग 1 करना शुरू करें। पेपर में भी कोई मसला नहीं, पहले सफ़े से वर्किंग 1 हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं वर्किंग अगले सफ़े से ही करनी होती हैं। अगर सवाल की रिक्वायरमेंट ही 2-3 लाइनों की है, रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट निकालने हैं, तो 4 लाइनें काफ़ी हैं उसके लिए, तो 5वीं लाइन से आप वर्किंग 1 शुरू कर दें। अच्छा जी, वर्किंग 1 करंट टैक्स जी, बताएं भाई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 300। करंट लायबिलिटीज में बिजली का बिल पड़ा हुआ है, ये प्रीपेड है पेएबल है? क्यों? करंट लायबिलिटीज, यहां से भी पता चल रहा है पेएबल है, करंट लायबिलिटीज से भी पता चल रहा है पेएबल है, और एक्सपेंसेस एक्रूड का मतलब भी एक्सपेंसेस प्रीपेड नहीं होता। एक्सपेंसेस एक्रूड का मतलब एक दिन बताया था आपको, एक्सपेंस पेएबल। तो 2 जगहों से पता चल रहा है कि बिजली इस्तेमाल कर ली है, पेमेंट नहीं की। वो कौन सी 2 जगह हैं? करंट लायबिलिटीज में बिजली का बिल है, यहां से भी पता चल रहा है पेएबल है, और दूसरी वजह
खर्चों के साथ अगर एक्रूड का लफ्ज यूज हो, इनकम के साथ एक्रूड रिसीवेबल होता है, तो खर्चे के साथ एक्रूड, तो बोले बिजली का बिल पेएबल की कैरिंग अमाउंट बैलेंस शीट में क्या आ रही है, 12 मिलियन। यानी मिसाल के तौर पे दिसंबर के महीने का बिजली का बिल आया 12 मिलियन, पिछले महीने का 13 मिलियन था, उससे पिछले महीने का 11 मिलियन, दिसंबर के महीने का बिजली का बिल 12 मिलियन है, ये पेएबल आ रहा है। फुल स्टॉप के आगे नहीं पढ़ा करना, क्योंकि ये तो टैक्स वालों के बारे में बता रहे। तो हाउ टू टैकल, इन चीजों को कैसे टैकल करना है, इन चीजों को टैकल करने के लिए आपने बना लिया करना है टी काउंट। क्या बना लिया करना है, टी काउंट। ये टी काउंट मैंने आपको दिखाए थे, किस पेज पे दिखाए थे, पिछले पिछले पेज से पिछले पेज पे, पेज 209 देख लें जरा। पेज 209 पे खर्चों के अकाउंट में एंट्री क्या होती है, कैश की, एक्सपेंस डेबिट, इसलिए खर्चे यहां आते हैं, कैश यहां आते हैं। बिजली का बिल मैंने 11 मंथ्स का पे कर दिया, 11 मंथ्स का पे कर दिया, और 1 महीने का पेएबल है, क्लोजिंग पेएबल। P&L में कितना जाएगा, 12, क्योंकि खर्चा 12 है। एक्सपेंस अकाउंट में इधर क्या आता है, ओपनिंग पेएबल, इधर क्या आता है, इधर क्या आता है, और ये किस में चला जाता है, P&L। पिछले साल के बिजली का बिल पेएबल था, पिछले साल के दिसंबर का बिल पेएबल था 3 रुपए, मैंने इस साल जनवरी में बिजली इस्तेमाल की 3 रुपए की, और बिजनेस बंद कर दिया जनवरी के एंड पे। अब पिछले साल वाला दिसंबर का बिल और हमारे साल वाले जनवरी का बिल, ये दोनों पे हो जाएगा और टी अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो बस सादा सी बात है, इधर क्या आया करेगा, और इधर एक्सपेंस, इधर क्या आया करेगा, और इधर क्या आया करेगा। बहरहाल ओपनिंग प्रीपेड क्लोजिंग प्रीपेड भी देखेंगे। इनकम अकाउंट में इधर क्या आया करेगा, कैश। मुझे किराया आया 10 महीने का, लेकिन मैंने घर किराए पे दिया 12 महीने, तो क्लोजिंग रिसीवेबल 2 का किराया, तो खुशी कितनी होगी, P&L में कितना जाएगा, 12। तो इनकम अकाउंट कैसे ऑपरेट करता है, इधर क्या आता है, और इधर क्या आता है, क्लोजिंग रिसीवेबल, और इधर ओपनिंग अनअर्न्ड और क्लोजिंग। किराएदार बहुत अमीर इंसान था, उसने 12 महीने की बजाय 15 महीने का किराया मुझे दे दिया। कितने महीने का किराया ज्यादा आ गया, क्लोजिंग अनअर्न्ड। तो मैं इनकम में कितने महीने का किराया लेके जाऊंगा, बैलेंसिंग 12 महीने। लेकिन अब ना सवालों में हमें सारा डेटा नहीं दिया करेगा, हमें सवालों में कभी कभी परेशान करने के लिए दिया करेगा कि बिजली का बिल 3.3 पेएबल है, 3.3 पेएबल है, बस ये बता दिया करेगा, और कुछ नहीं बताया करेगा। तो आप 3.3 पेएबल है, तो ये पेएबल पे कब होगा, अगले साल। ये पेएबल पे कब होगा, तो हमारे साल किस में गया होगा, खर्चे में। पेएबल कहते ही किसे हैं, फिक्स्ड एसेट खरीद लिया, पेमेंट नहीं की, पेएबल। बिजली इस्तेमाल कर ली, पेमेंट नहीं की, पेएबल कहते ही किसे हैं, जो यूज होगी चीज, जो 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 इस्तेमाल नहीं हुई उससे हम पागल हैं, पेएबल गए। तो ये इजी सा अकाउंट का फॉर्मेट बनाया करेंगे और इसके अंदर डेटा पुट कर दिया करेंगे। इस अकाउंट में हमेशा इधर क्या आया करेगा और इधर क्या आया करेगा,
एक्सपेंस। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, बिजली का बिल सवाल कहता है पेएबल है 3.3 का, मिसाल के हो सकते हैं हमने 1 दिसंबर को बिजनेस शुरू किया हो, बिजली का बिल अभी आया नहीं, 31 दिसंबर को हमने मीटर रीडिंग नोट करके थोड़ा सा अंदाजा लगा लिया कि 33 लाख का बिल बन रहा है। अब 33 लाख का बिल है, ये पेएबल में नजर आ रहा है, इसके अलावा सवाल ने और कोई डाटा नहीं दिया, तो बोले पेएबल पे कब होगा। अब होंगी तो नहीं मारते ना, इसको यहां पे लिख दें, पेएबल पे कब होगा, तो इस साल किसमें गया होगा, एक्सेलेंट, इस साल किसमें गया होगा, P&L में। हमने किसी को घर किराए पे दिया 31 हमने किसी को घर किराए पे दिया दिसंबर के महीने में, पूरा घर, पूरा बाएं हाथों से पानी पीते, बहुत ज्यादा लोग बाएं हाथ से पानी पीते हैं। अच्छा, हमने किसी को घर किराए पे दिया दिसंबर के महीने में, हमने किसी को घर किराए पे दिया दिसंबर के महीने में, तो जब दिसंबर के महीने में उसे घर किराए पे दिया, उसने किराया नहीं दिया, तो हमने कहा रिसीवेबल, 5 लाख रुपया किराया दो मेरे घर का, रिसीवेबल। ये रिसीवेबल रिसीव कब होगा, बता देना, अगले साल। रिसीवेबल रिसीव कब होगा, तो हमारे साल किस में गया होगा, इनकम में। हमारी खुशी हुई, खुशी क्यों हुई हमें, हमने घर किराए पर दे, इनकम कमा, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई। डन। तो बस ये अकाउंट का हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए क्या। अब बता दें, एक्सपेंस अकाउंट में क्लोजिंग पेएबल किधर आएगा, इधर, क्लोजिंग पेएबल इधर आएगा ना, कैश कहां आएगा, इधर, और खर्चा कहां आएगा, इधर। बचपन में सैलरी एक्सपेंस अकाउंट खोलते थे टीचर, शुरू में सैलरी एक्सपेंस, एम्प्लॉयज को सैलरी दी, जब साल का एंड आया, चलो भाई इसको P&L में ले जाओ, ठीक है, चलो भाई सैलरी देते रहे, चलो भाई इसको अब ईयर एंड पे कहां ले जाओ, क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करें, एक्सपेंस अकाउंट तो कहीं नहीं आता, ये P&L में चले जाते हैं सारे एक्सपेंसेस। तो ये असल में P&L में लेके जाने का मतलब ये होता है कि खर्चे को आप कहां ले जाओ, एक्सपेंस बना दो। अब बार बार देख लें, एक्सपेंस अकाउंट में कैश कहां आएगा, और इनकम अकाउंट में कैश, बस दूसरी साइड पे P&L आएगा, कैश की साइड पता होनी चाहिए। बाकी ओपनिंग क्लोजिंग रिसीवेबल की मुझे टेंशन नहीं है, वो आप कभी भी गलत नहीं लिखेंगे, कभी भी गलत नहीं लिखेंगे, वो गलत हो ही नहीं सकता, क्लोजिंग पेएबल इधर ही आना है ना, उसमें गलती का चांस नहीं है, बस कैश की साइड पता होनी चाहिए। करंट लायबिलिटीज में बिजली का बिल पेएबल पड़ा है विद अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 12 मिलियन। बोले हाउ टू टैकल, स्टेप 1 प्रिपेयर टी काउंट, हाउ टू टैकल, प्रिपेयर, लेट्स प्रिपेयर टी काउंट। वर्किंग नंबर 2, सॉरी आराम से बोलना चाहिए वैसे, मैं कभी कभी सोचता हूँ आजकल बच्चे भी इस तरह के हैं, खासतौर पे कैफ 2 वाले तो बहुत ही माइंड कर जाते हैं, जैसे जैसे आगे वाली जनरेशन आ रही हैं तो बहुत ज्यादा बुरा बनाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कर दें, कोई मसला ही नहीं, इसमें तकरीबन 12-13 लाइनें यूज होंगी ना, 13-14 लाइनें यूज होंगी। ये टाइम पे सवाल पूछ लिया, वरना ये करंट टैक्स के अंदर ही टी काउंट ठोके होने थे सबने। अच्छा, आप बता दें क्लोजिंग पेएबल कितना है, बॉल पॉइंट को थोड़ा सा टेस्ट चख लिया करें थोड़ी देर बाद। क्लोजिंग पेएबल कितना है, 12। ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल, मुसब साहब खड़े हो जाएं। कल हमने ये गलती हाईलाइट की थी, उसको जाके आपने घर में कैसे एड्रेस किया, लीज की समरीज रिवाइज की होंगी आपने, नहीं की ना, हमारे बैठ जाओ। अच्छा, इधर क्या आता है माय डियर, इधर बड़ा बड़ा करके लिखें, क्लोजिंग पेएबल कितना, 12 मिलियन का बिजली का बिल अभी तक हमने पे नहीं किया। कोई आचा बाचा बता दे, अगर आचा बाचा क्लास में बैठा हुआ, ये पेएबल पे कब होगा, पेएबल पे कब होगा, अगले साल। ये मैं कह रहा हूं थोड़ा सा जरा अटेंटिव रहना है, चीजें आसान है। पेएबल पे कब होगा, अगले साल। तो इस साल कहां गया होगा, खर्चे में। और नेचुरली बैलेंसिंग भी देखें उधर ही आ रहा है, नेचुरली बैलेंसिंग भी, क्योंकि इधर कैश आता है, तो नेचुरली बैलेंसिंग भी उधर ही आ रहा है। अब कोई बंदा मुझे बता दें, हम अकाउंटिंग वालों ने P&L में कितना खर्चा माइनस कर लिया हुआ 300 तक पहुंचते हुए। 12 का बिजली का बिल पेएबल माइनस कर लिया, कोई नहीं, पेएबल नहीं माइनस किया हुआ भाई, खर्चा है ना,
अच्छा वो करेंगे क्या वो मुझे नहीं पता, वो भी देखते हैं, वो देखना पड़ेगा टैक्स वाले क्या कहते हैं। द खर्चा माइनस करने की सिर्फ तब इजाजत होगी जब कभी, तो आप बताएं टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें? कैश अकाउंटिंग। खर्चा कब माइनस करने की इजाजत होगी? जब कभी। और बताएं आप पे हो गया या होगा कभी? अब आसान सा तरीका हाउ टू टैकल में दूसरा स्टेप सुने। रिवर्स एक्सपेंस, रिकॉर्ड पेमेंट। Sir, why record payment? Please tell me, sir, why to record payment? Because they are saying the expense is allowed. Alhamdulillah, expense minus कर लो, जितना तुमने क्या किया है, जाके देखते हैं कितना पे किया, उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो ठीक है, पेमेंट नहीं आ रही तो क्या मसले, कोई पता तो होना चाहिए ना यार, पता तो होना चाहिए। बताएं जी कितना खर्चा हमने रिकॉर्ड किया है। इसकी एक मिसाल दें, क्या करना है इसी को, कितने पे? 20 पे कर दो भाई। क्या हुआ? इसके पर ऊपर कर दो। अच्छा ये जो बत्ती बुत्ती जाती है ना घरों में, ये बहाने ही होते हैं, बत्ती चलेगी, पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं, उसी के अंदर सारे होमवर्क भी करके आ रहे हैं माशाल्लाह, लुट भी मचाई हुई है पढ़ के। और जिन्होंने बहाने मारने हैं वो बहाने ही मारेंगे कि बत्ती गई हुई है। अक्सर मिलो जो बत्ती बत्ती, आजकल बत्ती 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 बत्ती। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि अकाउंटिंग वालों ने खर्चा कितना रिकॉर्ड किया? 12। टैक्स वाले कह रहे हैं इसमें से उतना माइनस कर लो जो पे करो। हमने फिलहाल कोई पे किया? इसकी बेहतरीन मिसाल मैंने क्या दी है? इसकी बेहतरीन मिसाल मैंने ये दी है कि मैंने बिजनेस शुरू किया होगा दिसंबर में, तो दिसंबर का बिजली का बिल मेरा ख्याल है 12 मिलियन आना है, आएगा, आना है, मतलब बिजली का बिल यानी कि 31 दिसंबर की रात को तो नहीं आ जाता, क्योंकि दिसंबर की रात तक हम बिजली ठोक के इस्तेमाल करते हैं, वो अगले दिन जनवरी में ही सुबह सुबह आता है ना बिजली का बिल, लेकिन आता किस महीने का? तो खर्चा तो बुक करना पड़ेगा क्योंकि बिजली हमने इस्तेमाल कर ली है, तो खर्चा बुक करना पड़ेगा। पे कब होगा? अगले साल। अब मुझे बताएं हाउ टू टैकल में स्टेप 1 प्रिपेयर टी काउंट, स्टेप 2 सुने, ये सारे स्टेप्स लिखे हुए एक जगह पे भी दिखा दूंगा। रिवर्स एक्सपेंस, एक्सपेंस रिवर्स कर देंगे क्योंकि टैक्स वाले इसको एक्सपेंस नहीं मान रहे, एंड रिकॉर्ड पेमेंट। व्हाट इज पेमेंट? सो रिवर्स एक्सपेंस, एड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इसको उल्टा के पेमेंट माइनस करें। पेमेंट कोई करनी है माइनस, लेकिन लिखें चलें, खैर है, लेस इलेक्ट्रिसिटी पेड, कितनी? 0। हाँ जी, वर्किंग रेफरेंस इतना टाइम नहीं है, दे दीजिएगा। रिवर्स एक्सपेंस एंड रिकॉर्ड पेमेंट, व्हाई? बिकॉज टैक्स वाले कह रहे हैं उतना को माइनस कर लो जितना हमने कहा कोई भी पे, कहते फिर उल्टाओ खर्चा, ये तुम्हें फिर कभी माइनस करने देंगे। अब डेफो टैक्स में वर्किंग तो आसान सी है, वो तो आप मुझे करवा देंगे। डेफो टैक्स की वर्किंग तो आसान सी है, होने की वर्किंग 3 बनेगी। ओहो मजा नहीं आया वैसे, इसको करें वर्किंग 3, कोई मसला नहीं, आप लोग खैर मतलब ऐसे ही अब टी अकाउंट्स काफी सारे बनाने हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना कोई आप लोग वर्किंग 3 भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं। वर्किंग 2 जरा साथ खोल लें, डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एज ऑन 31 दिसंबर 2018 जी, बोलें। नहीं पेएबल का नाम बताओ ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल, कैरिंग अमाउंट बोलें। चलें जी, टैक्स बेस बतानी है, ये मैंने कल सिखाया आपको, कल नोट्स के अंदर एक फिक्रा डाल के भेजा था उर्दू में, वो फिक्रा क्या था?
अगर टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं तो कैश अकाउंटिंग के अंदर 4 अकाउंट्स एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, वैसे आपको मैं टैक्स वालों के मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट खोल के देता हूं, लेकिन ये खुलवाना मकसूद नहीं है। टैक्स वाले कहते हैं जितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे हुआ ना उसे खर्चे में डाल दो। हमने कहा हमने दिसंबर में बिजनेस शुरू किया, भी पे हुआ ही नहीं, कहते हैं बस इसी को खर्चे में डाल दो। ये टैक्स वालों के मुताबिक अकाउंट है, अगर किसी ने बनाना है। आप अकाउंट बना के बताएं व्हाट इज क्लोजिंग पेएबल, तो पेएबल डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आप फिक्रा बोलें, अगर टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो फिर पेएबल्स प्रीपेड उस अकाउंटिंग में एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए टैक्स वालों के मुताबिक कोई पेएबल नहीं। आप साथ साथ बताते रहें कि टीटीडी है डीटीडी है। अब सोचना शुरू कर दें। इसके लिए मैंने कहा था सोचना पड़ेगा, बहुत आसान है, लेकिन ये नहीं कि सोचना नहीं पड़ेगा। बोलें ये पेएबल फ्यूचर में कभी ना कभी, ये पेएबल ओपनिंग पेएबल बनेगा ना, ओपनिंग पेएबल बनेगा और फ्यूचर में पे होगा, तो फ्यूचर में टैक्स वाले इसको फ्यूचर की करंट टैक्स की वर्किंग में पे होने पे, इसलिए आज खड़े होकर इसका नाम डिडक्टेबल इन फ्यूचर। अब तसल्ली से बता दें, ये पेएबल कभी ना कभी, जब पे होगा द खर्चा विल बी डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पस, फिर ये माइनस करने देंगे। तो आज खड़े होकर इसका नाम डिडक्टेबल इन फ्यूचर। चलें जी, डिफरेंस का नाम बताएं। डिडक्टेबल, वजह लिखें। ये 12 का पेएबल जब फ्यूचर में पे होगा तो टैक्स वाले डिडक्ट करने देंगे, बस इतना सा लिख लें। ये 12 का पेएबल जब फ्यूचर में पे होगा तो टैक्स वाले इसको डिडक्ट करने देंगे। ओके, वैसे ये ना पेज नंबर 210 पे बना भी हुआ है सारा। पेज 210 पे आए, टाइप्स ऑफ, पेज नंबर 210, हाउ टू टैकल। अगर टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें, कैश अकाउंटिंग। अगर टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें, कैश अकाउंटिंग। एडजस्टमेंट 2 से लेके 5 तक। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन से, 9। ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही है ना आगे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही है 9। अच्छा, हाउ टू टैकल प्रिपेयर T account of expense or income. This is how we have prepared T account. अगर टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो करें, अगर टैक्स वाले फिर ये करना है। इन करंट टैक्स वर्किंग रिवर्स एक्सपेंस एंड रिकॉर्ड पेमेंट। देखते हैं रिवर्स एक्सपेंस एंड रिकॉर्ड पेमेंट।
वो खर्चे को मानते हैं या पेमेंट को मानते हैं? 100% ग्रेचुटी वाला काम। ग्रेचुटी एक्सपेंस इधर आता था, ग्रेचुटी पेमेंट इधर आती थी। बोले इधर इधर देख ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं होता। रिवर्स एक्सपेंस एंड रिकॉर्ड पेमेंट, डन। However, in deferred tax working, carrying amount will appear and tax base will be, बस ये 3 स्टेप्स हुआ करेंगे। टी अकाउंट बनाएं, करंट टैक्स की वर्किंग करें और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करें। एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गई। अब 3 की तरफ आए। इंटरेस्ट रिसीवेबल, बस आगे ना पढ़े। आप बताएं अकाउंट कौन सा बनाऊं, इंटरेस्ट इनकम का, इंटरेस्ट एक्सपेंस का? इंटरेस्ट एक्सपेंस का। रिसीवेबल्स तो इनकम होती है ना। इंटरेस्ट रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ द रिलेटेड, छोटे छोटे वो तो टैक्स वालों की राय है ना, उसको छोड़ें अभी, वो टी अकाउंट बनाए पहले। इंटरेस्ट रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 15। ट्राई करें जी, कौन सा अकाउंट बनेगा? इंटरेस्ट रिसीवेबल। अकाउंट का नाम इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट रिसीवेबल है, जरा ढूंढे साइड कौन सी अब होगी? रिसीवेबल है, ओपनिंग रिसीवेबल। और ये क्या? हाउ टू टैकल, प्रिपेयर टी अकाउंट। अब बोले इस फिक्रे को दोबारा। इंटरेस्ट रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ, असल में 15 मिलियन का इंटरेस्ट हमारा बनता है, हमने बैंक से मांगा है, उसने कहा मैं तुम्हें दे दूंगा। ये रिसीवेबल रिसीव कब होगा? रिसीवेबल रिसीव कब होगा? तो इस साल कहां गया होगा? इनकम में। इधर इधर P&L आता है, यही तो सुबह सुबह बताया आपको। इधर कैश आता है और इधर P&L आता है। लॉजिक से भी याद रखें, बैलेंसिंग से भी, ताकि दोनों चीजें हमारी स्ट्रांग हो। पेपर में फिर जो भी याद रही इंशाल्लाह सही हो जाना उससे। लॉजिक से याद रखें, रिसीवेबल रिसीव कब होगा? बता दें ना। रिसीवेबल रिसीव कब होगा? अगले साल। तो इस साल कहां ले जाएं? इनकम में। इस साल इनकम में ले जाएं। और लॉजिक पे याद रखें, लॉजिक हो गई। अब ये रट्टे पे याद रखें, ये साइड कौन सी होती है? कैश की। तो ये साइड बैलेंसिंग P&L कितना? 50। हाउ टू टैकल, प्रिपेयर टी अकाउंट। अब जरा देख लेते हैं टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग पसंद कर रहे हैं, पता नहीं, देखते हैं। भाई टैक्स वाले हमेशा कैश अकाउंटिंग पसंद नहीं करेंगे, टैक्स वालों की मर्जी होती है। जिन हजरात ने हमारे से पिछले सेशन के अंदर टैक्स पढ़ा था, मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूं। जो इस सेशन में टैक्स पढ़े हैं उनसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमने बिजनेस का चैप्टर अभी जो है वो नहीं शुरू किया। लेकिन जिन हजरात ने पिछली दफा बिजनेस का चैप्टर हमारे से पढ़ा है तो उनको याद है कि हमने बिजनेस के चैप्टर में पढ़ा था कि आपको इजाजत है जो मर्जी अकाउंटिंग आप यूज करें। आपका दिल चाहे कैश अकाउंटिंग यूज करें, आपका दिल चाहे एक्रूवल अकाउंटिंग यूज करें। तो ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग में हमने कैश अकाउंटिंग भी पढ़ी थी। कभी कभी टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग पसंद करते हैं और कभी कभी टैक्स वाले। तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर सम थिंग्स, देयर आर हार्ड एंड फास्ट रूल्स। पता नहीं क्या पढ़े हैं, KF2 खुला हुआ है, इसको तो गायब करें, मेरी नहीं सुन रहे, देख रहे हैं पीछे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं, IAS 12 में ना कुछ चीजों के हार्ड एंड फास्ट रूल हैं। जैसे ग्रेचुटी का टी अकाउंट है, उसका हार्ड एंड फास्ट रूल है। वो ये सारे लिखने की चीजें जरूरत नहीं, अभी प्रैक्टिस में आ जाएंगी। ग्रेचुटी में हार्ड एंड फास्ट रूल है, ग्रेचुटी एक्सपेंस को कभी भी नहीं मानते, बल्कि सिर्फ ग्रेचुटी पेड को मानते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट में हार्ड एंड फास्ट रूल है, बैड डेट एक्सपेंस को कभी नहीं मानते, बैड डेट। लेसी के केस में हार्ड एंड फास्ट रूल है, इंटरेस्ट रिडक्शन को नहीं मानते, रेंट को खर्चे में माइनस करते हैं। There are some hard and fast rule for certain things, but for other things there are no hard and fast rule. For example, हमने टैक्स वालों से पूछा रेंट को कैसे टैक्स लगाओगे, उनकी मर्जी, कैश पे लगाएं या एक्रूवल पे लगाएं, उनकी मर्जी। इंटरेस्ट को कैसे टैक्स लगाओगे, उन्होंने कहा देखते हैं जितना मिला उतना, या फिर जितना कमाया उतना भी कर सकते हैं हम। तो वो भी हम एडजस्टमेंट करेंगे, वो ये होंगी इफ टैक्स अथॉरिटीज आर यूजिंग एक्रूवल अकाउंटिंग। लेकिन अभी मैंने क्या एज्यूम किया है, टैक्स अथॉरिटीज आर यूजिंग
लेकिन ये फिक्रा पढ़ के बताएं, किसी को लग रहा है टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग यूज करें? फुल स्टॉप के आगे जरा फिक्रा पढ़े। The interest income will be taxed when it is received. आप बताएं टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें? टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें? कैश अकाउंटिंग। कैश अकाउंटिंग टैक्स वाले जब भी फॉलो करें तो माय डियर एक बात याद रखिएगा, रिवर्स इनकम रिकॉर्ड कैश। बोले 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 रिवर्स इनकम रिकॉर्ड कैश। डेटर के केस में नहीं ऐसा होता था। डेटर के केस में ओपनिंग डेटर, सेल, कैश और क्लोजिंग डेटर। अब टैक्स वाले कहते हैं डेटर ना बताओ मुझे कितने हैं, सेल ना बताओ कितनी है, मुझे बताओ सेल करके पैसे कितने आए। तो टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, हमने कौन सी अकाउंटिंग पसंद करनी है? कैश अकाउंटिंग जब भी फॉलो होगी तो देखिए अंदर क्या करना है, रिवर्स एक्सपेंस रिकॉर्ड कैश, और एक और इनकम अकाउंट में रिवर्स इनकम डन फॉर एवर। कोई ऐसे से करें। जब भी टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो करेंगे तो क्या करना है, रिवर्स एक्सपेंस रिकॉर्ड कैश। 12 महीने मैंने बिजली इस्तेमाल की, 10 महीने का बिजली का बिल पे किया, वो कहेंगे क्या कहेंगे, रिवर्स खर्चा रिकॉर्ड पेमेंट डन। और ये टेम्परेरी डिफरेंस होते हैं, अगले साल जब बिजली का बिल पे करेंगे वो माइनस करने देंगे। अब बोले इनकम में क्या रूल है, रिवर्स एंड रिकॉर्ड कैश। अब क्या पढ़ लिया हमने फिक्रा, टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग पसंद कर रहे हैं? अब अगर टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो बताएं क्या करें? अगर टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो क्या करें, रिवर्स इनकम। वो कहते हैं इस इनकम को उल्टाओ, और भाई मैंने तीनों उल्टा देने, इधर देखें, रिवर्स इनकम रिकॉर्ड, सो हाउ मच कैश इज रिसीव्ड, उल्टाएं रिवर्स इनकम। यहां क्या लफ्ज लिखेंगे, इंटरेस्ट इनकम, कितनी, इनकम उल्टा के रिकॉर्ड क्या करें, इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ है, 0। ये लिखा नहीं करना पेपर में, वैसे ही बता रहे हैं। हम ये भी वो भी नहीं लिख के आएंगे, आपको टेंशन ना लें। डेफर टैक्स की वर्किंग में बताएं क्या होगा, हाउ टू टैकल, प्रिपेयर टी काउंट, रिवर्स record in deferred tax working, carrying amount will appear, carrying amount will appear and tax base will be 0. Why? Because cash accounting की दुनिया में receivable payable exist नहीं करते। अब हाथ खड़ा करके टीटीडी या डीटीडी बताना है, हाथ खड़ा करके जी। आप इधर थर्ड लास्ट रो में बताएं, नहीं थर्ड लास्ट रो में आप, हाँ ओ तो टीटीडी 10 रहे, वजह क्या, क्योंकि ये ऊंची जी, आप आखिरी रो में बोले ऊंची। जब ये रिसीवेबल अगले साल में क्या होगा, इस तरह बोलना था, जब ये रिसीवेबल अगले साल में क्या होगा, तो रिसीव होने पे टैक्स वाले कहेंगे इट इज टैक्सेबल बिकॉज इट इज, तो उस पे टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए इट इज कॉल्ड एज टैक्सेबल टेम्परेरी। क्लियर? और बोले ना जब ये रिसीवेबल अगले साल, तसल्ली से सोचें, जब ये रिसीवेबल अगले साल तो टैक्स वाले इस पे टैक्स मांगेंगे, सो दैट्स व्हाई इट इज टैक्सेबल इन फ्यूचर। तो नाम इसका रखें। अच्छा वैसे रूल 1 भी लग सकता था, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट इट इज ऑलवेज टीटीडी। अगर पेपर में सोचने का टाइम नहीं है तो ये रूल भी चल जाते होते हैं। लायबिलिटी का रूल भी वैसे देख लें जाके, लायबिलिटी का रूल नंबर कौन सा था, 3। इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज ग्रेटर देन इट इज डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। इसकी वजह लिखें 15 की। इंटरेस्ट रिसीवेबल जब रिसीव होगा
इंटरेस्ट रिसीवेबल जब रिसीव होगा तो फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीवेबल जब रिसीव होगा तो फ्यूचर में टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए टीटीडी। इतना माठा हो जाए नेट, इतना माठा हो जाए हॉस्टल का रूम का कि सोशल मीडिया एप्स आप खोलें और प्रेस करें और लोड ही होता रहे, वरना जान छाड़ मेरी जान छाड़। और जैसे ही आप व्हाट्सएप के ऊपर आके नोट्स डाउनलोड करें एकदम जूम, नोट्स होमवर्क क्लास। आमीन तो अच्छा नहीं बोलना, अच्छा आगे चलें। प्रीपेड इंश्योरेंस इज 30, प्रीपेड इंश्योरेंस इज 30। रुक जाएं, आगे ना पढ़ें। प्रीपेड इंश्योरेंस, किसी इंट्रो वाले बच्चे से इसका टी अकाउंट बनवा लीजिएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस वर्किंग, पीआरसी लेवल देखें आपका, पीआरसी वालों के पास हम जा रहे हैं। अच्छा, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अगर पे हो रही है तो ये एक्सपेंस अकाउंट है या इनकम अकाउंट है? एक्सपेंस अकाउंट है। तो नाम बताएं अकाउंट का, एक्सपेंस की तरह का बनाएं या इनकम की तरह का? एक्सपेंस की तरह। अच्छा, किसी को पता है एक्सपेंस अकाउंट में कैश कहां आता है? ये इधर कैश आता है और इधर P&L। अच्छा, जरा कोई अच्छा सा बच्चा बताए कि पेएबल कहां आते हैं? ओपनिंग, ये इधर ओपनिंग, इधर क्या आता है? ओपनिंग प्रीपेड। रिसीवेबल, खर्चे रिसीवेबल हैं, वापडा से बिजली का बिल रिसीवेबल है, खर्चे रिसीवेबल हैं, कॉलेज वालों से फीस रिसीवेबल है, खर्चों के लिए रिसीवेबल। खर्चों के लिए कौन सा लफ्ज यूज होता है? पेएबल या प्रीपेड? पेएबल या प्रीपेड। लेसी के केस में भी पढ़ा था हमने, और लेसर के केस में हमने रिसीवेबल और अनअर्न्ड पढ़ा था। ये दो अल्फाज उधर भी इस्तेमाल हुए थे। आप बताएं, इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी पेएबल है या इंश्योरेंस प्रीपेड है? ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग पेएबल, ये आसान समझना। ओपनिंग प्रीपेड, बोलें जी क्लोजिंग प्रीपेड। अच्छा, अभी मैं आपसे टैक्स वालों की बात नहीं पूछ रहा, अकाउंटिंग वालों की बात पूछ रहा हूं। प्रीपेड अगले साल, प्रीपेड अगले साल, एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट। प्रीपेड अगले साल एक्सपेंस में जाएगा। प्रीपेड इस साल पे हुआ है, प्रीपेड इस साल। इसकी बेहतरीन मिसाल स्क्रैच कार्ड। स्क्रैच कार्ड जिसके ऊपर आप सिक्का लगा के उसको स्क्रैच करके नंबर देखते हैं, तो स्क्रैच कार्ड को प्रीपेड कार्ड कहते हैं। प्रीपेड कार्ड कहते हैं। अच्छा, वो प्रीपेड क्यों होता है? क्योंकि जब आप खरीद रहे होते हैं तो आप पे करते हैं, जब आप खरीद रहे होते हैं तो आप, और पड़ा रहता है घर में, हो सकता है 31 दिसंबर तक पड़ा रहे, और आप 1 जनवरी की सुबह उसको स्क्रैच करके इस्तेमाल करना शुरू करें, तो खर्चा कब रिकॉर्ड होगा? अगले साल। और पे कब कर दिया हुआ है? तो प्रीपेड्स बताएं क्या होते हैं। अच्छा, पेबल्स क्या होते हैं? अगले साल पे होते हैं। पेबल्स क्या होते हैं? अगले साल। तो इस साल एक्सपेंस। रिसीवेबल्स क्या होते हैं? अगले साल रिसीव होते हैं। बातें मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा फोकस करके जाओ। रिसीवेबल क्या होते हैं? अगले साल। तो इस साल प्रीपेड इस साल पे हुआ है, इस साल, और अगले साल अकाउंटिंग वाले इसे खर्चे में डालेंगे। अकाउंटिंग वाले इसे
खर्चे में डालेंगे। ये प्रीपेड है क्या? प्रीपेड ये कि 30 रुपए का इंश्योरेंस हमने पे कर दिया और इंश्योरेंस कंपनी को कहे कि इससे बेनिफिट आप हमें अगले साल देना। अगर इस साल हमारे एसेट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है इफेक्टिव फ्रॉम अगला साल, इफेक्टिव फ्रॉम। आप अगर जो है वो कॉलेज वालों को फीस पे कर दें अगले सेशन की और अब आप कहें मुझे क्लासों में बैठने दो, वो कहेंगे ये सहूलत आपको नहीं है। ये सहूलत आपको कब मिलना शुरू होगी? तो व्हाट इज प्रीपेड इंश्योरेंस? जरा बताएं। ऐसे कोई आपसे पूछे बिल्डिंग का कैरी डाउन, बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, कैश का कैरी डाउन, कैश दराज में पड़ा हुआ है, डेटर का कैरी डाउन, कस्टमर से पैसे लेने हैं, क्रेडिटर का कैरी डाउन, प्रीपेड इंश्योरेंस का कैरी डाउन। नहीं बहुत लगता, मैं इसका मतलब मैं नहीं बता सकता। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड है। अब फिर अगला बंदा पूछ रहा है जरा समझाओ, प्रीपेड है। देखिए कैश का कैरी डाउन क्या समझ आता है? क्या है? दराज में पैसे पड़े हैं। लैंड का कैरी डाउन, लैंड्स पड़ी हैं। बिल्डिंग का कैरी डाउन, बिल्डिंग्स है। बायोलॉजिकल एसेट का कैरी डाउन, एसेट है। इंटेंजिबल का कैरी डाउन, सॉफ्टवेयर और लाइसेंस पड़ा हुआ है। प्रीपेड का कैरी डाउन बताएं ना, मतलब आप बताएं प्रीपेड के कैरी डाउन का क्या मतलब है? आपने कोई पेमेंट कर दी है लेकिन अभी तक आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया। इस्तेमाल कब करेंगे? खर्चा कब रिकॉर्ड करेंगे? और इंश्योरेंस प्रीपेड सुन लें क्या होती है। इंश्योरेंस प्रीपेड ये होती है कि ईयर एंड पे जाके 2-3 दिन पहले 28 और 29 दिसंबर को हमने इंश्योरेंस कंपनी को कहा हमारे पास 30 मिलियन पड़ा हुआ है, हमें डायरेक्ट चोरी ना हो जाए। मिसाल दे रहा हूं, ये 30 मिलियन जरा जल्दी से ले लो 28 और 29 को, और 1 जनवरी से हमारे एसेट्स की इंश्योरेंस आपके जिम्मे है। इसलिए मैं कह रहा था कि 29 दिसंबर को आग लग जाएगी हमारे एसेट्स में, तो वो कहेंगे ये पैसे तो अगले साल के इंश्योरेंस के हैं। तो व्हाट इज प्रीपेड इंश्योरेंस? इस साल पे हो गई और अगले साल। अच्छा इतना ज्यादा मैंने कहा था सोचना नहीं है, बैलेंसिंग देख लेते हैं किस साइड पे आ रहा है। इतना ज्यादा सोचना नहीं है, बैलेंसिंग देखें किस साइड पे आ रहा है। मुझे सवाल में क्लोजिंग प्रीपेड दिया हुआ है तो बैलेंसिंग इस साइड पे आ रहा है, तो क्या है? कैश। इसलिए बैलेंसिंग अल्हम्दुलिल्लाह कैश आ रहा है। लेकिन आप लोगों ने लॉजिक पे भी सोच लिया है। प्रीपेड इस साल क्या हुआ है? पे। प्रीपेड इस साल क्या हुआ है? पे। और अगले साल खर्चे में जाएगा। बैलेंसिंग निकालें जरा, कितना? और ये क्या है? मैंने 31 दिसंबर 2018 या 29 दिसंबर 2018 या 27 दिसंबर 2018 को इंश्योरेंस कंपनी को कहा है 30 मिलियन लो और अगले साल से मेरे एसेट्स की इंश्योरेंस कर दो। इट इज कॉल्ड एज प्रीपेड। हाउ टू टैकल? प्रिपेयर, आई हैव प्रिपेयर्ड। अब देखें जरा टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें। टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें? दीज आर डिडक्टेबल। शुक्र है नेवर डिडक्टेबल ने कह दिया, वरना डिडक्शन नॉट अलाउड होकर परमानेंट डिफरेंस बन जाना था। चाचे हाँ ये भी हो सकता है पेपर में। तो दीज आर डिडक्टेबल, ये माइनस करने की इजाजत है अल्हम्दुलिल्लाह। कब कब कब? जब भी कभी पे हो, जब भी कभी पे हो। तो ये कौन सी अकाउंटिंग है? दीज आर डिडक्टेबल वन पेड। इसी को तो कैश अकाउंटिंग कहते हैं। इसी को तो क्या कहते हैं? ये जो लेने हैं, लैण 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 ते लैण, ये जो लेने हैं चार, लैन 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 देन, ये 4 लाइनें पढ़ के क्या पता चला है? कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। कौन? टैक्स वाले। टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो करें। हाउ टू टैकल? प्रिपेयर, नो व्हाट टू डू, व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप? याद करा दिया आपको। रिवर्स एक्सपेंस, P&L की फिगर, एंड रिकॉर्ड पेमेंट। ओके गाइस, लेट्स कम ऑन गाइस। रिवर्स एक्सपेंस खर्चे में तो हमने नहीं डाला ना अभी, तो वो इंश्योरेंस कंपनी से एग्री हुआ अगले साल से हमारे एसेट्स की इंश्योरेंस करो। रिवर्स एक्सपेंस उठाए ना तो सीए हो रहा है। रिवर्स एक्सपेंस, P&L एंड रिकॉर्ड। ठीक है चक्कर है। टैक्स वाले सारा क्यों माइनस करने दे रहे हैं? बड़े सखी निकले हैं टैक्स वाले।
टैक्स वाले सारा माइनस करें, कर लो, छेक के रखो, क्योंकि वो कैश अकाउंटिंग फॉलो करें ना, मर्जी उनकी। बोले क्या करेंगे? अभी तक तीनों टी अकाउंट्स में सेम फॉर्मेट चल रहा है क्या? नंबर 1 प्रिपेयर, नंबर 2 रिवर्स एक्सपेंस, 12 रिवर्स किया था, रिकॉर्ड पेमेंट, डू इट अगेन, रिवर्स एक्सपेंस है ही नहीं, रिवर्स एक्सपेंस, रिकॉर्ड, रिवर्स एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, रिवर्स एंड रिकॉर्ड पेमेंट। जी तीसरा स्टॉप बोलें, इन डेफर टैक्स वर्किंग कैरिंग अमाउंट विल अपीयर, हाउएवर टैक्स अथॉरिटीज नहीं मानते प्रीपेड को और पेएबल को, टैक्स वाले नहीं मानते। इंश्योरेंस प्रीपेड, व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? 30, बोले 30, कैरिंग अमाउंट कितनी होगी? 30, और टैक्स बेस अच्छा भाई, 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 प्रिपेयर, नंबर 2 इन करंट टैक्स वर्किंग रिवर्स एक्सपेंस, एक्सपेंस से मुराद P&L के फिगर, एंड रिकॉर्ड पेमेंट। इन डेफर टैक्स वर्किंग कैरिंग अमाउंट विल अपीयर एंड टैक्स बेस्ड विल बी। बट ये तीनों रूल तब लगेंगे जब टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें। कुछ बच्चे क्लास के बाद आते हैं, वो कहते हैं आपने 30 को खर्चे में डाल दिया है, तो इसकी टैक्स बेस तो होनी चाहिए ना। भाई ऐसे पंगे ना लिया करें। देखें, अगर टैक्स वालों के मुताबिक टी अकाउंट बनाना है ना, तो फिर देख लें। टैक्स वाले कहते हैं इफ इट इज पेड देन इट इज अलाउड, सो दैट्स व्हाई कैरी डाउन इज 0। मैं टैक्स वालों के अकाउंट नहीं बना के दे रहा, मैंने कल भी मना किया था ना पंगे लें। वो जो नोट्स में फिक्रा डाल दिए वो लिखवा दिया, उस पर आप ट्रस्ट कर लें। बार बार टैक्स वालों के टी अकाउंट बनाएंगे, परेशान होंगे। टैक्स वालों की राय कोई बता दे। When the insurance is paid, it will be allowed as deduction. So there is nothing carried down. तो टैक्स बेस इसलिए 0 है। लेकिन मैंने कहा था ये ना करें, ये तो बहुत पागल हो जाएंगे। आप मुझे बस सादा सी बात बताएं, if tax authorities are using cash accounting, then these 4 accounts do not exist. Payable, receivable, prepaid and unearned. ये 4 अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करते। डन। इसका कोई बंदा बता देना टीटीडी या डीटीडी, लॉजिक के बेस पे, लॉजिक की बेस पे हाथ खड़े करके, पूरा फ्यूचर को सामने रखते हुए। उन्होंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। माइनस करने से तो कह रहे हैं प्रॉफिट कम होगा। जी सोचें, आप तकरीबन पहुंच गए हैं सही, लेकिन जी जी एक्सेलेंट। जी आप बताएं। अच्छा मोहतरम, बड़ा ही इसका आसान जवाब है, फोकस करके सुनने, लिखवाऊंगा जरूर मैं। ये दोनों मैंने लिखवा दिए थे, लेकिन लिखवाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कल भी इंटरेस्ट पेबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल का सवाल किया था, इसलिए ये आसान थे। ये जरा प्री पेड जिंदगी में पहली दफा आया है, तो इसको तसल्ली से सोच लें। बोलें ये प्रीपेड अगले साल का क्या बनेगा? ओपनिंग प्रीपेड। और जब मैं इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी यूज करूंगा, तो ये प्रीपेड फ्यूचर में जाएगा खर्चे में। फ्यूचर में जाएगा अकाउंटिंग वालों की नजर में। अकाउंटिंग वाले फ्यूचर में खर्चे में डालेंगे। टैक्स वाले कहेंगे पुत्र बार बार नहीं है, तेरी मेहरबानी चलना। अकाउंटिंग वालों ने 30 रुपए जब अगले साल खर्चे में डालना है,
तो टैक्स वाले ने कहा शर्म नहीं आती, पिछले साल खर्चे में डलवा नहीं दिया हम। तो बताएं फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में अकाउंटिंग वाले खर्चे में डालेंगे, तो फ्यूचर में हम इस 30 को ऐड बैक करेंगे और इसके अगेंस्ट पेमेंट कोई नहीं होगी, वो नई पेमेंट हो सकती है कोई, और पेमेंट कोई होगी नहीं। तो फ्यूचर में जब खर्चा उल्टाएंगे तो खर्चे उल्टाने से टैक्सेबल प्रॉफिट, इसलिए टीटीडी। लेकिन पेपर में अगर टाइम नहीं है तो रूल 1, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज, इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन टीटीडी। लेकिन लॉजिक आपको भी लिखवाते हैं। चलो बनाओ दूसरा पार्ट।